दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीव त्रिवेदी। राजनीति में शिक्षा कोई क्राइटेरिया नहीं है। कोई शिक्षित बहुत ज़्यादा हो सकता है, सफल राजनीतिज्ञ नहीं हो सकता है। और हमारे देश में ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं जिनकी शिक्षा लोगों के बीच उनके द्वारा दिए गए ज्ञान और अनुभव से हुई और वो बेहतर राजनेता साबित हुए। राजनीति दरअसल लोगों से डील करना सिखाती है और अपने अनुभव के आधार पर लोगों के कष्ट को समझना और फिर एक नीति निर्धारण कर उसे दूर करना, यही तो सियासत है। लेकिन होता यह है कि अमूमन कुछ लोग तप तपाकर ज़मीन से उठकर राजनीतिज्ञ बनते हैं। कुछ लोगों को मौका मिल जाता है और वो हेलीकॉप्टर से लैंड हो जाते हैं। उसमें नेता पुत्र और नेता पुत्री होते हैं। उसमें कई दफ़े वो भी होते हैं जो कि बड़े नेता से सीधे संपर्क में होते हैं। और आज आपको कहानी वही सुनानी है। और सुनानी इस बात को लेकर है कि विदेशी डिग्रियों का हमारे देश में बड़ा क्रेज़ है, बड़ा चलन है। तो चाहे नेता पुराने हों या नए हों, सबों को विदेशी डिग्री से बड़ा मोह रहता है। ताज़ा उदाहरण राघव चड्ढा का है। आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं और राघव चड्ढा सांसद भी हैं, राज्यसभा में आप जानते हैं, पंजाब से आते हैं। वैसे तो हैं दिल्ली के, लेकिन परिवार पंजाब से आता है। पंजाब से इस वक्त वो राज्यसभा सांसद हैं। साल 2022 में बने। उसके पहले विधायक राजेंद्र नगर से बने थे और बड़े यंग विधायक, सबसे कम उम्र के राज्यसभा सांसद भी। हालांकि राज्यसभा कोई कम उम्र के लोगों के लिए तो है नहीं, वो तो हाउस ऑफ एल्डर्स है। और जो कम उम्र के लोग हैं उनसे तो ये अपेक्षा की जाती है कि वो लोकसभा का चुनाव लड़ें, लोगों के बीच जाएं। लेकिन ये बात कह दी जाती है कि सबसे कम उम्र के सांसद राघव चड्ढा राज्यसभा के। उसके पहले जैसा कि मैंने बताया, विधानसभा का चुनाव उन्होंने जीता था और वो दिल्ली जल बोर्ड में थे आम आदमी पार्टी के टिकट पर। और उसके पहले वो जब संपर्क में आए आम आदमी पार्टी के, तो वो जो मूवमेंट का काल था वो निकल चुका था और सत्ता में करीब करीब आम आदमी पार्टी अपने आप को स्थिर कर चुकी थी। और ऐसे में बहुत से लोगों का जो पदार्पण हुआ था उसमें आतिशी भी आई थी, बाद में ही आई थी, और राघव चड्ढा भी आए थे। लेकिन सियासत तो परीक्षा लेती है और उस परीक्षा में डाइवर्स बैकग्राउंड के, अलग अलग बैकग्राउंड्स के लोग आते हैं और कुछ लोग इन चुनौतियों से दो चार होते हैं और अपने आप को यहीं न्यौछावर कर देते हैं, अपने आप को आहूत करते हैं। क्योंकि जनता जनार्दन के काम बहुत आसानी से तो होते नहीं हैं। कुछ लोगों को लगता है कि मैं बेहतर चीज़ों के लिए बना हूँ, लिहाजा मुझे अब ये जगह छोड़नी चाहिए। जो लोग तप तपा कर नहीं पहुँचते हैं वो लोग अपनी पोजीशन को ज़रा हल्के में लेते हैं और फिर हल्की बातें भी करने लगते हैं। और ऐसे में नाम मणिशंकर अय्यर का भी है। तो आज ये दोनों कहानियाँ, शुरुआत इस बात से कि राघव चड्ढा का एक वीडियो आया है। उस वीडियो में बड़े खुशी से, बहुत हुलसकर उन्होंने इस बात की जानकारी दी है कि वो हार्वर्ड कैनेडी स्कूल का जो सेंटर फॉर पब्लिक लीडरशिप है, हार्वर्ड आप जानते हैं बॉस्टन अमेरिका, वहाँ पर सेंटर फॉर पब्लिक लीडरशिप है। उसमें उन्हें ग्लोबल लीडरशिप प्रोग्राम में प्रवेश करने का अवसर मिला है और आने वाले दिनों में वो वहीं रह करके इसकी पढ़ाई करेंगे। ग्लोबल लीडरशिप प्रोग्राम को अपने काम में वो ढालेंगे और ये करने का जाहिर है उन्हें हक है। इस प्रोग्राम को करने में, हालांकि उनका दावा है कि ये फुली फंडेड है, लेकिन उसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं आ रही है। सामान्य तौर पर आप जाएंगे तो आपको हज़ारों डॉलर लगेंगे, यानी कि लाखों रुपए लगेंगे, और वो एक सामान्य आदमी नहीं कर सकता है। राघव चड्ढा कैसे फंडिंग उन्होंने की है ये वो जाने, लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि वो एक ऐसे धूमकेतु की तरह राजनीतिक पटल पर आए जिसमें कि उनके अच्छे लच्छेदार व्यक्तित्व, भाषण कह लीजिए, और उनके एक बहुत अच्छे व्यक्तित्व ने, जिसमें देखने में वो बहुत अच्छे लगते हैं, लोगों को एक तरह से एक नया नेता मिला और उस
नेता को आम आदमी पार्टी ने बहुत तेज़ी से बढ़ाया आगे और बहुत तेज़ी से एमएलए और एमपी बनाया। और फिर देखिए, मैंने इस बात को महसूस किया कि आम आदमी पार्टी की जो क्राइसिस के दिन आए, उस वक़्त जहां सब नेता कहीं ना कहीं रेड हो रहा था, उन पर जेल जा रहे थे, उस वक्त राघव चड्ढा देश में ही नहीं थे। और जब जेल जाने का सिलसिला शुरू हुआ, वो सत्येंद्र जैन से लेकर के अरविंद केजरीवाल तक सब लोग जब गए, उस वक़्त पता ये चला कि आंख दिखाने विदेश में हैं। और उनका विवाह हो गया था, जाहिर है, और फिल्म अभिनेत्री से विवाह हुआ तो उसकी भी अपनी जाहिर है कि जिम्मेदारियां होंगी, लेकिन वो विदेश में रहे और तब तक रहे जब तक कि ये सारी क्राइसिस ख़त्म नहीं हो गई। मेरा बड़ा एक शॉर्ट पॉइंट ये है कि देखिए, किसी के जीवन में वो कैसे फ़ैसले लेता है, इसका अधिकार उसे है, और अपनी राजनीति और अपनी पार्टी के प्रति उसकी लॉयल्टी कैसे साबित होती है, ये सब कुछ उसे करना है। पर उसका दायरा जब एक राज्यसभा सांसद के तौर पर बढ़ जाता है तो फिर क्या वो इस तरह से कर सकता है? राज्यसभा सांसद में जाहिर है कि कोई सीधी कंस्टिट्यूंसी नहीं होती है और आपको कोई हर दिन पूछता नहीं है कि आप हमारे लिए ये काम करवा दीजिए, वो काम करवा दीजिए, लेकिन फिर भी आप किसी न किसी राज्य से आते हैं। उस राज्य में वहाँ के लोगों के बीच क्या समस्याएं चल रही हैं, उसके समाधान का एक बहुत बड़ा जिम्मा आप पर होता है। किसानों का सवाल पंजाब में लगातार बना हुआ है। आज भी शंभू बॉर्डर पर और खनौरी बॉर्डर पर लोग बैठे हुए हैं। चड्ढा जी हार्वर्ड में कैनेडी पब्लिक स्कूल में, सेंटर जो पब्लिक पॉलिसी का है, वहाँ पर कुछ ग्लोबल लीडरशिप का कोर्स करेंगे और जाहिर है कि उनका ज्ञान संवर्धन होगा, लेकिन पता नहीं उससे कैसे वो दायरा जो उनका है एक सांसद के तौर पर वो पूर्ण होता है, वो जिम्मेदारी पूर्ण होती है। सवाल यहाँ पर ये भी है कि चीज़ें अगर आसानी से मिलती हैं तो शायद उसकी उतनी अहमियत नहीं रह जाती है। अचानक चुनाव के दौरान आए देश राघव चड्ढा और वो चुनाव में प्रचार के दौरान देखे भी गए, लेकिन जैसे ही हार हुई है आम आदमी पार्टी की, उनका जो वीडियो आया है आप देख सकते हैं, पीछे अमेरिका है, उस वीडियो को अमेरिका में शूट किया गया है, यानी कि वो अमेरिका जा चुके हैं। कार्यक्रम संभवतः जो कोर्स है वो सितंबर में शुरुआत होनी है उसकी। हम बात अभी इस वक्त मार्च में कर रहे हैं, जाहिर है वो बीच में आएंगे, न भी आए तो कौन रोक सकता है, कौन पूछ सकता है। पर यह अपने आप में तय है कि इस वक्त वो देश में नहीं हैं और विदेश में हैं। राज्यसभा के सांसद के तौर पर एक बहुत अहम जिम्मेदारी जिसको कि जाहिर है कि उनको निभाना है। 2022 में चुनकर आए हैं, 2028 तक है। क्या वो इस्तीफ़ा देने वाले हैं या फिर वो राज्यसभा सांसद भी रहेंगे और वो बॉस्टन में पढ़ाई भी करेंगे, वो कोर्स करके वापस आ जाएंगे? बहुत कुछ क्लियर नहीं है उनकी बातों से, लेकिन कहीं ना कहीं मन में ये प्रश्न था कि एक राजनीतिज्ञ अगर फुल्ली अपने आप को लोगों के कामों में झोंक देता है, इमर्स कर देता है, तो उसके पास क्या फिर से छात्र बन जाने का अनुभव है? क्या वो लोगों के बीच भारतीय सियासत का छात्र नहीं हो चुका है, जिसके पास अब और कोई जिम्मेदारी छात्र के तौर पर लेने के लिए बहुत आसानी नहीं रह जाती है अगर वो देश से बाहर हो, जहाँ रेसिडेंशियल प्रोग्राम हो, जहाँ विदेश में रहकर पढ़ना पड़े? खैर, ये लोगों को जज करने की बात है, लेकिन आम आदमी पार्टी ये मुश्किल के दौर में थी और अब फिर से मुश्किल के दौर में है, तो आसपास राघव चड्ढा जी थोड़े कम दिखाई पड़ रहे हैं। ये अपने आप में एक बात आई। मैं जानता हूँ ऐसे तमाम लोग हैं, जीवन भर संघर्ष करते हैं, कभी विधायक ही नहीं जीत पाते हैं, टिकट नहीं मिल पाता है, राज्यसभा तो बहुत बड़ी बात हो जाती है उनके लिए। लेकिन हमारे देश में हर तरह के उदाहरण मौजूद हैं। एक उदाहरण राघव चड्ढा हैं, तो दूसरी आज आपको बात बतानी है मणिशंकर अय्यर के बारे में। बहुत कवर किया है मैंने राघव चड्ढा को भी, मणिशंकर अय्यर को भी। और देखिए, जो उन्होंने राजीव गांधी के बारे में बातें कहीं, राजीव गांधी जाहिर है बहुत विलक्षण बुद्धि वाले व्यक्ति नहीं थे और उनकी कोई ऐसी बहुत शानदार उनसे जुड़ी हुई कोई जैसे अटल जी से जोड़ दी जाती है वो विलक्षण कोई भाषण दिया हो उन्होंने, ऐसा बहुत कम है। एक भाषणों का कहा जाता है जिसमें उन्होंने कहा था कि
आई एम यंग एंड आई हैव यंग ड्रीम्स, देश के लिए वो कह रहे थे, पर अदरवाइज उनके लिए। लेकिन जो मणिशंकर अय्यर बातें कह रहे हैं वो कमाल की बातें हैं, आप पहले उनको सुन लीजिए। और इंदिरा जी का नाम सभी जानते हैं। वैसे ही जब राजीव बने तो लोगों ने सोचा, मैंने सोचा, छोड़िए दूसरों को, कि ये एयरलाइन पायलट है, 2 बार फेल हो चुका है। मैं उसके साथ पढ़ा था कैम्ब्रिज में। अच्छा। वहां वो फेल हो चुके, और कैम्ब्रिज में फेल होना बहुत ही मुश्किल है। फर्स्ट क्लास मिलना आसान है। अच्छा। लेकिन फेल होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यूनिवर्सिटी अपनी छवि को बरकरार रखने के लिए कोशिश करती है कि फेल ना करें, कि सभी कम से कम पास तो हो जाए। लेकिन इसके बावजूद राजीव फेल हुए। फिर वो गए इंपीरियल कॉलेज लंदन, वहां दोबारा फेल हुए। तो मैंने सोचा कि ऐसे व्यक्ति को क्या प्रधानमंत्री बनना है। जो मणिशंकर अय्यर कह रहे हैं वो कमाल की बातें हैं। और मणिशंकर अय्यर के लिए क्या कहा जाए, क्योंकि वो बीच बीच में अवतरित होते हैं, और जब वो अवतरित होते हैं तो जाहिर है कि वो कुछ न कुछ ऐसी बातें कहते हैं जो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, उनको कायदे से न्यूज़ में रखती है वो बातें। और वो बात जो उन्होंने कही है कि राजीव गांधी पढ़ने में विलक्षण नहीं थे, वो कैम्ब्रिज में फ़ेल हो गए, और मैं उनका सहपाठी था तो वो फ़ेल हो गए। फ़ेल होने के बाद उन्होंने कॉलेज बदला और इंपीरियल कॉलेज लंदन गए, और वहाँ पर उन्होंने एडमिशन लिया। उन्हें बहुत आश्चर्य लग रहा था कि कैम्ब्रिज में कोई फ़ेल कैसे हो सकता है, क्योंकि कैम्ब्रिज की कोशिश तो ये होती है कि हर व्यक्ति वहाँ जो एडमिशन लेता है वो पास कर जाए, क्योंकि उससे जो एक रेपुटेशन है वो बना रहता है। और यूनिवर्सिटी का रेपुटेशन ख़राब हो जाएगा अगर लोग वहाँ पर पढ़ने वाले फ़ेल होते नज़र आएंगे। तो वहाँ फ़ेल होना मुश्किल है, पास होना बहुत आसान है। लिहाजा वो फेल कैसे हो गए, इस बात को वो कह रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि इंपीरियल कॉलेज लंदन गए, और आश्चर्य की बात वो बताते हैं कि वहाँ भी वो फेल हो गए। और 2 बार फेल किया हुआ आदमी आखिरकार देश का प्रधानमंत्री कैसे हो गया, हमारे देश में ये अपने आप में कैसे हो गया। वो कुछ ऐसी बातें कह रहे हैं जो कि अपने आप में बहुत आश्चर्य है, क्योंकि उनकी अगर कोई पहचान है तो सियासत में राजीव गांधी हैं। मैं राघव चड्ढा की कहानी के बाद आपको मणिशंकर अय्यर की कहानी इसलिए बता रहा हूँ कि आपका सीधे नेता से कनेक्शन है तो बड़े बड़े पद आपको मिल जाते हैं। और 48 साल की उम्र में जब IAS छोड़ा था, मणिशंकर अय्यर विलक्षण है, विद्वान हैं, बहुत सी किताबें उन्होंने लिखी हैं, सेंट स्टीफन से पढ़ाई किया है, दिल्ली के सबसे बढ़िया कॉलेज से। जाहिर है वो IAS थे, लेकिन IAS छोड़ करके सीधे राजनीति में आना, और फिर राजनीति में बड़े बड़े पद अगले 25 साल सुशोभित करना, जिसमें केंद्रीय मंत्री भी थे, और एक बार नहीं बल्कि कई बार। और किन के दम पर थे, क्या वो सीधे चुनाव जीतने लगे थे? तमिलनाडु वो किस तरह से गए, और वहाँ से अगर उन्होंने कुछ बार चुनाव जीते तो वो ज़मीन से लड़ते हुए ऊपर आए थे, या फिर किसी बड़े नेता का वरदहस्त उनको प्राप्त था जिस कारण से उन्हें टिकट मिल जाती थी, और वहाँ जा कर के वो चुनाव लड़ते थे, चले आते थे। और आज फिर उसी नेता के बारे में जाहिर है कि उस तरह से सियासत की नहीं इन लोगों ने, जो कि एक आम राजनीतिज्ञ हमारे देश में करता है, जिसे वर्षों लग जाते हैं उस तपिश को झेलते झेलते, और वो ऊपर आता है, और तब जा कर के मतलब और मायने समझ पाता है कि ये विधायकी क्या होती है, मुखिया का चुनाव जीतना क्या होता है, जिला परिषद का चुनाव जीतना क्या होता है, सांसद बहुत बड़ी बात होती है। सीधे सांसद हो जाना बहुत आसान हो जाता है उन लोगों के लिए जो कनेक्शन वाले हैं। राजीव गांधी के लिए आपने जो बातें सुनी मणिशंकर अय्यर की तरफ से, वो बातें अपने आप में बहुत मुझे अजीब लगीं। देखिए, पढ़ाई आपको क्या देती है, आपको एक सेट ऑफ स्किल देती है जिसमें कि आप एनालिसिस कर पाएँ, किसी सिचुएशन का आकलन कर पाएँ, और वो आपको मदद करता है कि आपके सामने नेता के तौर पर नए नए जो सवाल खड़े होंगे तो उस पर आपकी क्या राय होनी चाहिए, और आपका एक रेफरेंस पॉइंट होता है कि भाई जनता से जुड़ी हुई बात होनी चाहिए जो भी मेरा फैसला हो। तो वो जो एनालिसिस की ताकत है वो आपको पब्लिक एक्सपोजर से भी मिलती है, और इस कारण से पब्लिक एक्सपोजर से वो स्किल प्राप्त करने वाले लोग जिन्होंने बहुत
आला जगहों पर पढ़ाई नहीं की है वो भी अच्छे राजनेता साबित हो जाते हैं। किसी ने भी आज तक पंडित नेहरू के बारे में कोई डाउट नहीं किया। वो अच्छी जगह से पढ़कर आए और वो अच्छे नेता हुए। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में भी कोई नहीं जानता कि वो किन जगहों से पढ़े। वो विद्वान थे, वो कई जगहों पर उनके जो पढ़ाई का है विवरण वो है। उन्होंने मास्टर्स किया हुआ था, लॉ किया हुआ था, लेकिन कोई इस बात को लेकर के कभी बहस नहीं करता है, क्योंकि इतनी राजनीति उन्होंने ज़मीन की थी कि इसकी आवश्यकता कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी ये जानने की कि कहाँ से पढ़कर आए थे। बहुत बढ़िया कॉलेज से पढ़कर आडवाणी जी आए थे, लाहौर के, कराची के, लेकिन कभी उनके कॉलेज की शिक्षा के ऊपर तो कोई बहस नहीं हुई ना, क्योंकि उन्होंने इतना ज़्यादा जीवन जिया था लोगों के बीच में कि वही उनकी शिक्षा, वही उनकी दीक्षा थी। लेकिन मणिशंकर अय्यर 48 साल की उम्र में उन्होंने IAS छोड़ा और 25 साल 73 साल की उम्र तक लगातार वो अच्छे पदों पर सुशोभित होते रहे, इसलिए कि वो राजीव गांधी के दोस्त थे। पहले राजीव गांधी के काल में बड़े बड़े पद पर, उसके बाद फिर सोनिया गांधी के काल में बड़े बड़े पद पर, UPA की सरकार थी, मुझे याद है पेट्रोलियम मिनिस्टर जैसे पद उन्होंने सुशोभित किए। और उसके बाद राजीव गांधी के मित्र होने के नाते उन्हें राहुल गांधी ने भी तवज्जो दिया। लेकिन जिस तरह के बयान देकर के उन्होंने कांग्रेस की कब्र खोद दी, जब उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के लिए नीच शब्द का प्रयोग किया था, जब उन्होंने चाय वाला कह करके कहा था कि क्या ये प्रधानमंत्री बन सकता है, और देश को इतना बुरा लगा था कि देश ने ये तय किया था कि कोई भी बन सकता है प्रधानमंत्री, और थम्पिंग मेजॉरिटी भारतीय जनता पार्टी को साल 2014 के चुनाव में सालों बाद पूर्ण बहुमत की सरकार सन 89 के बाद बनाई। ऐसे व्यक्ति ने बार बार जब डैमेज किया तो राहुल गांधी ने उन्हें किनारे कर दिया। ये बात हम लोगों को भी दिखाई पड़ती है, भारतीय राजनीति को जो लोग समझ रहे हैं, लेकिन वो बार बार लौटते हैं और बार बार आकर के वो कुछ ऐसी बात कहते हैं कि जिससे वो चर्चा में भी आ जाते हैं। और जिस तरह से वो चर्चा में आते हैं, अब तो ऐसा लगता है जैसे उनकी कृतज्ञता जो है वो सामने आने लगी है। राहुल गांधी विद्वान नहीं है, राजीव गांधी विद्वान नहीं है, पर राजीव गांधी इस दुनिया में नहीं है और अपनी बात को डिफेंड करने के लिए नहीं है। और राजीव गांधी के इतिहास में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमेशा से याद की जाएंगी। कंप्यूटर क्रांति उसी से जुड़ी हुई बात है। आज हमारा दुनिया में सम्मान अगर है कंप्यूटर को लेकर के, तो राजीव गांधी कंप्यूटर लेकर के आए, ये बात हकीकत है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 की, जिसने 3 लैंग्वेज फार्मूला लाया, आज के डेट में फिर से उसको जड़ें दी जा रही हैं। और हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारे देश में एक ऐसा आकार पा सकी जिससे कि कहीं का कोई छात्र कहीं जाकर पढ़ाई कर रहा था, और वो एक ऐसी शिक्षा नीति बनी जो कि हमें 21वीं सदी में लेकर के आई। और कंप्यूटर की मौजूदगी और नई शिक्षा नीति दोनों मिल करके ऐसे अवसर दिए छात्रों को कि हमारे छात्र सिलिकॉन वैली तक पहुँचे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो 1986 में एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया था, राजीव गांधी के दौर में ही बनाया गया था। और पर्यावरण भी बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है हमारे जीवन में। और दिल्ली में जिस तरह से AQI बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और प्रदूषण बढ़ जाता है, लोगों को ये अंदाज़ा नहीं था कि कितना बड़ा ये अपने आप में प्रॉब्लम है। लेकिन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट बना करके एक जिम्मेदारी है हमारे समाज के ऊपर पर्यावरण की रक्षा करना, ये उन्होंने तय किया था। उन्होंने तय किया था पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, उनके दौर में ही ये एक्ट बना था। 74 अमेंडमेंट के तौर पर आया था। और सरकार आपके द्वार, और पहली सरकार गांव में बनेगी, उसके पास अधिकार होंगे, ये जो कल्पना थी वो राजीव गांधी की थी। और आज की तारीख में देखिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस कैसे काम करते हैं और प्रधानमंत्री मोदी कितना पंचायती राज और ग्राम सभा को महत्व देते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा, लेकिन 18 साल के लोग वोट कर सकते हैं। 18 साल के लोग वोट कर सकते हैं। 21 साल से घटाकर 18 साल लाया गया, वो राजीव गांधी ने ही किया था। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। उनके द्वारा गलतियां भी बहुत की गई थी, जो कि राम मंदिर से जुड़ी हुई थी, जो कि ट्रिपल तलाक से जुड़ी हुई थी, शाहबानो केस का मामला था,
और गलतियां भी उन्होंने की थी। उन्हें एक मौका मिला था, अपनी गलतियों को सुधारने का मौका नहीं मिला था। लेकिन जो व्यक्ति है नहीं, जिसने अच्छे काम भी किए, बुरे भी काम किए, उनके मित्र, कथित मित्र, बाद में अगर उनके ही नाम को याद करके कुछ ऐसी बातें कहते हैं, तो अशोक गहलोत ने कहा है कि ये सिरफिरा था। शायद सिरफिरा ही उनके लिए बेहतर शब्द है। पर प्रश्न यहाँ पर यह भी हो जाता है कि ये दोनों उदाहरण जो आपको हमने दिए वो ऐसे लोगों के थे जो सीधे पैराशूट होकर राजनीति में आए। इन दोनों से कोई शिकवा नहीं, कोई गिला नहीं। दोनों ने अपने अपने जीवन में बहुत अच्छा काम किया है। एक तो आईएएस ऑफिसर मणिशंकर रहे, छोटी बात नहीं होती है। चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं राघव चड्ढा, छोटी बात नहीं होती है। पर सियासत में कितने फिट हैं। हर व्यक्ति जो विलक्षण होता है वो सियासत के लिए फिट हो, कहने की बात ये है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो तप कर नहीं आया है, जिसने संघर्ष नहीं किया है राजनीति में, शायद वो आम लोगों की बातों को समझ भी नहीं सकता है। और राजनीति में हमेशा अपने आप को एंटाइटल्ड फील करना कि हमारे लिए ये सब चीज़ें जो हैं वो आसान है, हम तो बहुत विद्वान हैं, ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा गलत परसेप्शन है। यहाँ पर आप प्रधानमंत्री मोदी की बातों से अग्री करें, डिसएग्री करें, लेकिन सवाल तो यही है कि पब्लिक लाइफ में जिस व्यक्ति ने इतने दिन, इतने दशक गुजारे हैं और तब जाकर के मौका पाया है गवर्नेंस का, वो जिस तरह से संभाल सकता है, मणिशंकर अय्यर शायद उस तरह से संभाल नहीं सकते हैं। और जाहिर है मणिशंकर अय्यर और इस तरह के उदाहरण हमारी राजनीति से अगर अब धीरे धीरे बाहर जा रहे हैं तो ये शायद देश की राजनीति के लिए बेहतर ही है। 50-50 सालों का इतिहास लेकर बिना किसी कंट्रोवर्सी के ऐसे ऐसे लोग हमारे राजनीति में हैं जो संसद की तरफ जा रहे हैं, जिनके जीवन का अस्त हो रहा है। लाल कृष्ण आडवाणी की बात करना चाहूँगा, जो 5 दशक की सियासत जिन्होंने की और उसके बाद फिर बिना किसी कंट्रोवर्सी के वो अपनी पारी समाप्त कर आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे ऐसे लोगों का सम्मान ज़्यादा होगा बनस्पत की वैसे लोगों का जो इस बात से खींच रहे हैं कि उन्हें आज की तारीख में कांग्रेस आलाकमान मुलाकात का अवसर नहीं देता है, उन्हें महत्व नहीं देता है, वो भारत की आत्मा को नहीं समझ पाए। वरना दोस्त के लिए, मरे हुए दोस्त के लिए शायद इस तरह की बात कतई नहीं करते। खैर, ये बातें आपको कैसी लगीं? क्या आपको लगता है कि जो 2 उदाहरण आपके सामने हमने रखे हैं, उदाहरणों को आकलन में मैंने गलती की, अगर ऐसा कुछ है तो हमें ज़रूर बताइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।